चुनाव विशेष गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव और 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में चुनाव। गुजरात विशेष रूप से गुजरात आरएसएस और बीजेपी की प्रयोगशाला रही है। हिंदुत्व के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और 27 वर्षों से भाजपा वहां हुकूमत में है, शासन में। आज घोषणा हो गई है, क्या होंगे मायने, क्या स्थितियां बनेंगी। दोनों जगह भाजपा का शासन है अभी। आम आदमी पार्टी एक्टिव है दोनों जगह और खास तौर से गुजरात में। कांग्रेस का कैंपेन लग रहा है कि उन्होंने रणनीति बदल ली है, कहीं कोई हाई प्रोफाइल इलेक्शन कैंपेन नजर नहीं आ रहा है। क्या सारे मायने होंगे, ये सब समझने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। और हमारे साथ पुनः एक बार वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, एडवोकेट जेपी सिंह साहब मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे दोनों राज्य के चुनाव को। स्वागत है सर अंबेडकर नामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज घोषणा हो गई आज। जी, आज जो है गुजरात चुनाव की घोषणा हो गई और 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 फेज में चुनाव होगा और आपके 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ ही उसकी जो है वो क्या कहते हैं गिनती होगी। आप जी हाँ, तो ये स्थिति है। और बाकी जो है वो बिगुल तो खुल चुका है और प्रधानमंत्री ने एक साथ भी घोषणा हो सकती थी चुनाव की, लेकिन उसमें जो है वो क्या कहते हैं एक साथ घोषणा होती, एक साथ चुनाव आगे पीछे अगल बगल में होता तो उतना जो है प्रचार करने का मौका नहीं मिलता प्रधानमंत्री को। जी अभी क्या है कि आपके 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो जाएगा, माने मतदान हो जी जाएगा। 12 के बाद अभी इनका चुनाव 1 तारीख को है, तो 26-27 तक उधर चुनाव प्रचार करने का मौका मिलता। तो जी इसलिए जो है पूरी तैयारी के लिए ये इस तरह का जो है फ्रैक्चर चुनाव किया जाता है। और फिर जहां जिस दिन जो है आपके वोटिंग होती रहती है उस दिन भी जो है वो प्रधानमंत्री बगल वाले क्षेत्र से जो है वो चुनाव प्रचार करते हैं। तो जो कहते हैं वो इनका गोदी मीडिया पूरा चारों तरफ दिखाता है। ये एक प्रकार की चुनावी बेईमानी है। अच्छा। मेरा ये मानना है कि जब आप कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, तो जो ये दोनों चुनाव थे, आप जो है वोटिंग अलग अलग होगी लेकिन जो है वो क्या कहते हैं मतगणना एक ही दिन होगी, तो फिर इसमें इतना अंतर करने की क्या जरूरत है। जी क्योंकि जितने दिन आप अंतर करते हैं उतने दिन जो है वो आपका जो है चुनावी आचार संहिता लागू रहती है। लेकिन ये है कि आप जो है चूंकि घोषणा आज हुई है तो आज के पहले आप जितनी बार जाएंगे उसकी कोई गिनती नहीं होगी। हम्म। हिमाचल में जाएंगे तो वहां की गिनती होगी, यहाँ की गिनती नहीं होगी। आप जो है चुनाव के पहले चाहे जितनी बार जाए वो आपके खर्चे में नहीं जोड़ा जाएगा। ये जी तमाम तरह का की जो है वो क्या कहते हैं आपके गैर कानूनी सहूलियतें चुनाव आयोग जो है सत्ताधारी दल को देता रहता है। हम्म। देखिए, अब सवाल इस बात का है कि आपके दोनों स्टेट में डबल इंजन की सरकार है। गुजरात में 27 सालों से सरकार है, हिमाचल में भी सरकार है, जयराम ठाकुर हैं। भाजपा आज जो है वो उस दौर में नहीं है जो आज से 2019 के चुनाव में थी या उसके पहले थी या 2014 में जिस तरह उसको विजय मिली थी, वो दौर आज नहीं है। आज भाजपा में तमाम अंतर विरोध उठ खड़े हुए हैं। आज जो क्षत्रप हैं वो इनडायरेक्टली मोदी को आंख दिखाने के लिए तत्पर हैं। आपके आभासी हमले हो रहे हैं, मतलब हमला कहीं और हो रहा है, निशाना कहीं और है। ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। जी देखिए, आपका गुजरात में एक मोरवी पुल दुर्घटना हुई है। उस मोरवी पुल दुर्घटना में अदालत में बताया गया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। मतलब ये विल ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ गॉड है। अब टूटी गया और मरम्मत के बारे में जो है वो तमाम जो रिपोर्ट आ रही है, जो अदालत में सरकार की ओर से बताया गया, कहा कि साहब ये इनको बिना जो है वो क्या कहते हैं उसके जो है टेंडर के काम दिया गया था, इन्होंने उसका कोई पुष्टि नहीं कराई, अपने मन से
बिना परमिशन के पुल खोल दिया, वगैरह वगैरह। मतलब सब दोष कंपनी का दिखाया जा रहा है, लेकिन कंपनी के मालिक पर मुकदमा नहीं कायम हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी के मालिक और मालिक के पिताजी जो अब दिवंगत हो चुके हैं, वो लोग अपने प्रधानमंत्री के साथ उनकी फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर लहरा रही है। आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो हैं वरिष्ठ वकील हैं दुष्यंत दवे साहब, जो वहां के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और वो भी संभवतः दवे हैं, गुजरात से आते हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये कैसी सरकार है जो जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों से बचना चाहती है, क्योंकि गुजरात सरकार ने पल्ला झाड़ दिया कि हमको इस पुल के नवीनीकरण से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने इस पे सवाल उठाया है कि आगे सरकार किस बात की है, पुल है, नदी है, सड़क है, ये सब तो जो है सरकार और केंद्र सरकार सबकी जिम्मेदारी है। इसमें सबका जो है इन्वॉल्वमेंट है। ये आप ये कह के नहीं निकल सकते साहब ये जो है स्टेट लिस्ट है और ये जो है वो क्या कहते हैं सेंट्रल लिस्ट है। तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के चाहे जिम्मेदारी किसी की भी हो, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है जी। और हर आदमी एक दूसरे पर वो झाड़ रहा है। साथ में जो छोटी छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, नौकर पकड़े गए हैं, मालिक नहीं पकड़े गए। जी। टिकट काटने वाला पकड़ा गया है, मालिक नहीं पकड़े गए। बिना मालिक की इच्छा के क्या नौकर जो है वो क्या कहते हैं बिना मरम्मत के, बिना पूरी तैयारी के पुल खोल देंगे? कोई भी ठेके का काम लेता है तो ठेके में जो मरम्मत का कार्य होता है वो तो जो है मालिक की ही जिम्मेदारी है ना, जिसके नाम से ठेका है। ओरेवा जी। कंपनी है, इसके उद्धव जी पटेल मालिक थे। उद्धव जी पटेल के बाद उनका लड़का जो है जयसुख पटेल है, जयसुख भाई पटेल, वो मालिक है। उन लोगों का कहीं नामो निशान नहीं है इसमें, और उनकी फोटो लहरा रही है। अब इसके बाद देखिए, विपक्ष तो वहां आरोप लगा ही रहा है, सरकार कह रही कि हमसे कोई मतलब नहीं, नगर निगम जाने। नगर निगम भी भाजपा की ही है। अब इससे आगे आप जानिए, कल जो है वो अमित शाह साहब जो है वो थे हिमाचल में, धर्मशाला में, और वहां उन्होंने जो रैली को संबोधित की उसमें उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी से जवाब मांगा। कहा कि मैं तो 8 साल का हिसाब लेके, 8 साल का हिसाब माने केंद्र सरकार का हिसाब लेके आया हूं, चुनाव हिमाचल का है और मैं हिसाब लेके आया हूं, मैं हिसाब सब दे रहा हूं, राहुल से भी हिसाब मांगिए। अब 8 साल से तो आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, और राहुल काहे का हिसाब देंगे? और राहुल ने अगर जवाबदेही उनकी है, जिम्मेदारी उनकी है, जो इतने दिन डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो अब आपकी सरकार है तो आपने कौन सा डेवलपमेंट किया? अब ये देखने में बात बहुत सीधी है कि राहुल बाबा पर उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन ये सवाल गलत इसलिए सवाल गलत है कि चुनाव हिमाचल का है, चुनाव केंद्र सरकार का नहीं है, लोकसभा का चुनाव नहीं है। चुनाव हिमाचल राज्य सरकार का है, और राज्य सरकार में राज्य सरकार को हिसाब देना चाहिए कि हमने 5 साल में क्या किया। जी। और फिर आप पूछते किससे पहले वाले 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? तो आप राहुल गांधी से दे रहे हैं और अपना हिसाब आप आयुष्मान भारत से शुरू कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार की योजना है। उस पर एक अलग से बहस की जा सकती है, लेकिन निशाना राजनीति में इसी तरह साधा जाता है कि निशाना जो है वो आप हैं, और साधा जा रहा है जो है क्या कहते हैं आपके पड़ोसी पर, आपके किसी मित्र पर, आपके किसी जो है शत्रु पर। निशाना आप हैं, ये समझिए बहुत कुटिलता के साथ। अब जवाबदेही और जिम्मेदारी से भाग कौन रहा है? गुजरात सरकार भाग रही है मोरवी पुल दुर्घटना की, और वो मांग रहे हैं राहुल गांधी से हिसाब, जिनको जो है जनता ने दंडित कर दिया, जिनकी पार्टी को 2 आम सभा चुनाव से वो पार्टी सत्ता से बाहर है, विधानसभा चुनाव में वो पार्टी सत्ता से बाहर है, और गुजरात में भी जो है वो 27 सालों से सत्ता से बाहर है। आप उससे जवाब और जवाबदेही मांग रहे हैं, आप उसकी जिम्मेदारी मांग रहे हैं। तो मांग आप उससे नहीं रहे हैं, मांग तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री से रहे हैं, आप तो गुजरात की सरकार से मांग रहे हैं, और प्रकारांतर से आप प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुजरात में 3 डिवाइड है मेन, आपसे बता रहे हैं। विजय रूपाणी बनिया थे, जिनको अमित शाह ने मुख्यमंत्री बनाया था,
लेकिन मोदी जी को लगा कि उनके रहने से गुजरात हम नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने आनंदी पटेल बेन पटेल के आदमी भूपेंद्र पटेल को वहां का मुख्यमंत्री बनवा दिया। जी। तो एक खेमा रूपाणी का है जिसको आशीर्वाद प्राप्त है आपके क्या कहते हैं अमित शाह का। दूसरा खेमा भूपेंद्र पटेल का है जिनको आनंदी बेन का आशीर्वाद प्राप्त है। तीसरा खेमा वहां के एक पाटिल साहब अध्यक्ष है उनका है। चौथा खेमा वहां एक नितिन पटेल है जिनको पिछली बार रूपानी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, अभी कुछ नहीं बनाया गया। नितिन पटेल भी अलग एक खेमा बनाए हुए हैं। बल्कि नितिन पटेल ने तो बाकायदे आलोचना किया है कि क्या कहते हैं सरकार की जवाबदेही है, ये भ्रष्टाचार है, ये जो पुल में जो गड़बड़ी हुई है। आपके भाजपा के प्रवक्ता ने गोवा के जो है आरोप लगाया है कि क्या कहते हैं ये शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, जवाबदेही है सरकार की। अब इतना अंतर विरोध है, अब निशाना उन्होंने कहां साधा। फिर प्रधानमंत्री तो गए मोरवी पुल की दुर्घटना के लिए जो है वहां तमाम आलोचना के बाद। अमित शाह गृह हम्म। मंत्री हैं, वो गए जो है वो मोरवी को जो है स्थल का निरीक्षण करने गुजरात गए मोरवी पुल दुर्घटना के बाद। मोरवी पुल दुर्घटना के बारे में 1 मिनट शोक शब्द भी कोई व्यक्त किया कि मोरवी पुल दुर्घटना के लिए हम बहुत दुखी हैं और जो दोषी हैं उनको जो है कार्रवाई की जाएगी, एक बार भी कहा। तो मेरा सिर्फ ये आपसे कहने का मतलब है कि गुजरात में काफी जो है इन लोगों का आपस में अंतर विरोध है। और हिमाचल हिमाचल में नड्डा साहब का अलग ग्रुप है, जयराम ठाकुर का अलग ग्रुप है, धूमल साहब का अलग ग्रुप है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब की बात धूमल साहब को टिकट नहीं दिया, भले उनका लड़का अनुराग ठाकुर इनके यहाँ मंत्री हो, उसको टिकट नहीं दिया। अब ये ग्रुप है 3 और वहां के सुपर चीफ मिनिस्टर हैं नड्डा साहब, वो वहीं से आते हैं हिमाचल से। अब आप समझिए कि नड्डा साहब हिमाचल के जिस भी शहर में जाते हैं, अगर उनको कहीं से कहीं जाना होता है तो पूरी सड़क को प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सुरक्षित किया जाता है और पूरी सड़क को खाली करा के कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है, एक वाहन नहीं हम्म। चलता। और मैं स्वयं इसको अपनी आंखों से देख चुका हूँ, सुनी हुई बात नहीं, देखी हुई बात। मैं जी। सोलन स्टेशन पर उतरा और एक कार्यक्रम में मुझे जाने के लिए गंतव्य पर जाना था। पता चला कि जो है उसी रास्ते में जो है उनकी रैली होने वाली है। पूरा रास्ता सील कर दिया गया था और 1.5 घंटे बाद रास्ता खुला, तब वाहन मिला, तब मैं जो है जा पाया, क्योंकि मैं विकलांग हूं, मैं पैदल चल नहीं सकता। और पहाड़ की सड़कें ऊंची नीची हैं, ऊपर चढ़ती हुई ऐसे उतरती हुई। तो इसलिए आप समझिए कि 1.5 घंटा मैं नड्डा साहब के जो है वो सुपर वीआईपी कल्चर को देख के मैं जो है खुद प्रताड़ित रहा। तो मैं दूसरे के बारे में क्या कहूँ, ये उनका हर शहर की स्थिति है, तो सुपर चीफ मिनिस्टर है। अब जयराम ठाकुर और धूमल दोनों क्षत्रिय हैं, नड्डा साहब बताए जाते हैं कि ब्राह्मण है। पूरे हम्म। पहाड़ में आप देखेंगे जहां आदिवासियों को अगर छोड़ देंगे, या आदिवासी भी हैं, तो उसमें भी ब्राह्मण ठाकुर है। जैसे नेगी है, ट्राइबल माने जाते हैं लेकिन वो ठाकुर माने जाते हैं। हम्म। आपका अच्छी खासी संख्या में हिमाचल में नेगी है। अब संयोग है या दुर्योग है, गुजरात में जो जब वो जो आपका हिमाचल प्रदेश जब बना तो आपके जो है वो क्या कहते हैं अनुराग ठाकुर, उनसे क्या कहते हैं यशवंत सिंह परमार से, वाईएस परमार से लेके अभी तक मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर वहां जो है वो क्या कहते हैं ठाकुर हुए हैं। अभी भी ठाकुर हैं, वीरभद्र सिंह भी ठाकुर थे, धूमल भी ठाकुर हैं। कोई कोई शांता कुमार या इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं मतलब कोई जो चीफ मिनिस्टर बना वो अदरवाइज हुआ, नहीं तो अदरवाइज जो मैक्सिमम ठाकुर ही है। अब नड्डा साहब ब्राह्मणों को मोबिलाइज कर रहे थे, तो वहां ठाकुर तो लीडरशिप है ही है, वीरभद्र सिंह की पत्नी है, लड़की है, और भी लोग हम्म। हैं। इसके साथ प्रियंका गांधी भी मैदान में कूद पड़ी हैं। और वहां जो बाकी और कास्ट हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, बनिया हैं, इन लोगों की संख्या मतलब बहुत कम है, मतलब उस तरह, या ओबीसी है उस तरह नहीं है जिस तरह जो है मतलब ये मेनली जो डोमिनेंट ठाकुर और ब्राह्मण है उनकी तरह है। जी। उसमें भी हिमाचल में ठाकुरों की संख्या मेरी समझ से कुछ ज्यादा ही है। अब इन परिस्थितियों में राहुल गांधी कर रहे हैं आपके भारत यात्रा, लेकिन भारत यात्रा से उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं राजनीति से वो दूर नहीं है। उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ आपका क्या कहते हैं 3P का फार्मूला जो है मतलब दिया है, आपसे बता रहे है ना। जी। अब आप समझिए कि इसका ट्रायल होने वाला है। राहुल हम्म। गांधी ने खाका खूस खींच दिया है, इसका ट्रायल होना है। ये 3P है, आप ये समझ लीजिए। पुरानी पेंशन बहाली है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और हिमाचल में ये जी। बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल में सर्विसमैन बहुत ज्यादा है। पहाड़ में नौकरियों में
सर्विसमैन मतलब क्या कहते हैं, सर्विसमैन का मतलब है कि नौकरी करने वाले ही नहीं, सेना में नौकरी करने वाले या अर्धसैनिक बलों में नौकरी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और पेंशन उनकी आमदनी का एक बहुत ही प्रमुख स्रोत है। दूसरा, परमानेंट, आपका इस समय जो है वो पूरे देश में एडहॉक कल्चर चल रहा है, संविदा पर लोग रखे जा रहे हैं उसी काम के लिए, क्योंकि एक काम का जितना वेतन है उसमें 3-4 संविदा कर्मी मिल जा रहे हैं। संविदा जी। कर्मियों में ये सुविधा है कि जब चाहे उनकी आप संविदा समाप्त कर दीजिए। हम्म। और तीसरा, समय पर पदोन्नति, पता चला कि जो है स्टैग्नेशन है, पदोन्नति ही नहीं हो रही है। ये 3 P का फार्मूला उन्होंने दिया है गुजरात और जो है वो क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसका इस चुनाव में टेस्ट होगा। तो ये कहने के लिए है कि वो वहां नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने बाकायदे अपनी मीटिंग में इनका इसका उल्लेख भी किया है, मतलब वो वहां रह के खामोशी के साथ, बिना इनके वीसीएस सर्किल के जो है इनकी पिच पर आके बैटिंग करने के, वो अलग ही राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने, चूंकि हिमाचल में आपका चुनाव जल्दी हो गया, इसलिए जो डोर टू डोर कैंपेनिंग थी वो प्रियंका गांधी की रैलियों में बदल गई। लेकिन अभी भी गुजरात में डोर टू डोर कैंपेनिंग, चौपाल कैंपेनिंग, रात में खटिया टू खटिया कैंपेनिंग, ये सब जो है वो क्या कहते हैं कांग्रेस की चल रही, बहुत खामोशी के साथ। इस बार ये भाजपा के पिच में फंसे नहीं है। भाजपा चाहती है ना कि अपने मैदान में आपको खींच लाएं, हम्म। हम आपको रोज कुछ कहें, आप उस पर रिएक्शन व्यक्त करें, रिएक्शन व्यक्त करें तो हम री रिएक्शन व्यक्त करें। तो कहने का मतलब है कि मामला कहीं और हो और चला जाए कहीं और। अब आप ये देखिए, आप मान लीजिए कि आपके ध्वस्तीकरण का विरोध हो रहा है, घर के ध्वस्तीकरण का आप अपने विरोध कर रहे हैं कि साहब आप हमारे घर का ध्वस्तीकरण मत कीजिए सड़क चौड़ीकरण करने के लिए, और अगर ये नियम कानून के तहत है, भूमियारी है तो भूमिधरी है तो आप इसका एक्वायर कीजिए और मुआवजा दीजिए। और आप और हम जो है इस पर तैयार नहीं है। तो हमने अधिकतम हुआ तो आपसे सवाल एक उछाल दिया, तो डॉक्टर रतनलाल जी आप डेवलपमेंट नहीं चाहते? इस पर जो है अधिकांश लोग इसको जवाब नहीं सूझता लोगों को कि भाई कौन कहेगा कि हम डेवलपमेंट नहीं चाहते। लेकिन इसका सब जवाब गोल है गोल। कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन कानूनी रूप से डेवलपमेंट चाहते हैं, हम गैर हम्म। कानूनी डेवलपमेंट नहीं चाहते। आप हमारा अधिग्रहण कीजिए, जो हमारा है उसका मुआवजा दीजिए, आप अधिग्रहण को जस्टिफाई कीजिए, और आप अधिग्रहण करके जो है हमको मुआवजा दे के आप जो है डेवलपमेंट जितना मन करे उतना कीजिए। आप डेवलपमेंट के धक्के में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, फर्जी आदेश की, मैंने कोई आदेश नहीं है उसकी आड़ में आप जो है गैर कानूनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो हम उसके पक्ष में नहीं। तो ये कहना चाहिए कि भाई आप जी। डेवलपमेंट कीजिए लेकिन कानूनी तौर पर कीजिए। आप देश में समान नागरिक संहिता लागू कीजिए लेकिन कानूनी तौर पर लागू कीजिए, आप संविधान का उसमें पालन कीजिए। आप जो है हम्म। यूएपीए आपने लगा दिया, तो उसमें आपने क्या किया कि आपने जो आपका प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट पहले किसी जमाने में हुआ करता था, आपके तमाम मीसा उसा किसी जमाने में हुआ करता था, उसको आपने बड़ी चालाकी के साथ यूएपीए और पीएमएलए में जो है घुसेड़ दिया। और तो और हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जो है वो क्या कहते हैं फंडा दे दिया कि रिश्वत देने वाला, पहले जो है प्रिवेंशन ऑफ करेक्शन एक्ट में जो है रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला था, वो पीएमएलए एक्ट उस पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि रिश्वत देने वाले में तमाम तरह का जो है वो था, उसकी सक्सेस रेट तो पीएमएलए में भी नहीं है। लेकिन आपने लगा दिया कि जल्दी आपकी जमानतें ना हो, एक बार हमने आपको अंदर कर दिया तो आप अंदर रहें, जल्दी जमानत ना हो, यही आपका दंड है। मतलब आप भीतर रखने के लिए आप पीएमएलए एक्ट लगा दी, साहब आपने घूस लिया। आपको अगर कोई आदमी डोनेशन आके दे गया, आपने उसका डोनेशन ले लिया, तो डोनेशन जो है वो क्या घूस है? घूस तो तब है ना, घूस तो तब है जब आपने जो डोनेशन सो कॉल स्वीकार किया उसके बदले में कोई काम किया आपने। क्या किया था? तो काम किया तो आपने उसके एवज में लिया। अब घूस कोई दे गया, मैं डोनेशन दे गया तो आप कह दिए घूस है, आप प्रमाणित कीजिए कि घूस नहीं है। तो कहेंगे कि चूंकि आप जो है वो निर्णयों को, नियमों को, तमाम को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आपके निर्णयों को प्रभावित करने के लिए पैसा आपको दिया गया है। ये सब स्थिति है सर। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? लेकिन आप ये जान लीजिए, अगर जो है मशीन हिमाचल प्रदेश और गुजरात में नहीं चली, लोकतंत्र जिंदा रहा और जनता का वोट के आधार पर फैसला हुआ, ये नहीं कि जनता ने वोट दिया और मशीन ने अपना काम किया, तो रिजल्ट चाहे जो हो, लेकिन अगर जनता के वोट के आधार पर फैसला होगा और जनता के वोट को देने का अधिकार
सुनिश्चित ही न करके उसको जो है ये भी किया जाएगा कि इसी के आधार पर जो है वो वोट का जो है निर्णय हो, तो आसार बीजेपी के लिए अच्छे नहीं। ये आप जो कह रहे हैं कि इनके अंदर गुटबंदी है, तो ये लोग तो जी। हिंदू लोग हैं, चुनाव के पहले सब एक हो जाएंगे, गुटबंदी सर्विस पे तो नहीं आती। देखिए सर, आप, हम, या सब लोग मान लीजिए खानदान है, जी। आपके खानदान के कुछ परंपराएं हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं। इस खानदान में दूसरे परिवार की जो है बहू आती है, तो जो दूसरे परिवार की बहू आती है वो अपना परिवेश साथ लेके आती है। उसको हम्म। आपके खानदान में ढलने में समय लगता है, कुछ ढलती हैं कुछ नहीं ढलती। कुछ लड़कों को ही जो है, जो आपके घर में बहू बन के आई है, आपकी लड़की जहाँ गई, वो बजाय ढलने के आप ही उसमें ढल गए। जी। आवाज सर आपकी, फोटो गायब हो गई कंटिन्यू है। करें सर, कंटिन्यू करें। हाँ, वो जो है आप उसमें ढल गए। तो जब आप कांग्रेस से लेके सारे दलों से अपने पार्टी में लोगों को लेंगे, या कोई जी। भी पार्टी, आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, आप सांप्रदायिक पार्टी के लोगों को अपने में लेंगे, आप सांप्रदायिक पार्टी हैं, आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी को लोगों को लेंगे। फिर उस हम्म। पार्टी का वो कल्चर, उस पार्टी का जो है वो क्या कहते हैं, जो बुराइयां हैं अच्छाइयों के साथ, उसको लेके वो आएंगे। तो वो कल्चर आपके यहाँ भी धीरे धीरे घुसेगा ना। और कांग्रेस का जो विनाश हुआ, उसमें सबसे बड़ा विनाश इस कारण हुआ कि इसके कैंडिडेट लोगों की ये स्थिति हो गई थी कि हम जीते या न जीते, जी। अगला नहीं जीतना चाहिए। अच्छा। और फिर अगला अगर हार जाएगा, हमको नहीं टिकट मिला, अगला अगर हार जाएगा तभी तो सीट खाली होगी और आगे हमारा दावा बनेगा। इसलिए हाँ। भीतर घात शुरू हो जाता है, इसलिए गुटबंदी शुरू हो जाती है। जी। तो ये जब दूसरों को आप लेंगे, जब आपके कैडर का जो है वो क्या कहते हैं पवित्रता समाप्त हो जाएगी, उसकी शुचिता समाप्त हो जाएगी, तो जो जी। दूसरे कल्चर की सब तमाम जो है क्या कहते हैं विसंगतियां हैं, वो आपके यहाँ आएंगी कि नहीं आएंगी। तो क्या भाजपा में ये सब आ गई है क्या? भाजपा में जिस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उसी जी। समय में भाजपा में 2 गुट 3 गुट का जो है मामला शुरू हो गया था। ये जो है इसका श्रेय जो है भाजपा के अगर किसी बहुत सीनियर नेता से देंगे जो जोशी जी का भक्त न हो, तो बता देगा कि जोशी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो तमाम खबरें प्लांट होने लगी थी। हम्म। आपके जो आडवाणी के खिलाफ खबरें प्लांट हो गई थी, अटल जी के खिलाफ खबरें प्लांट हो गई थी, और आडवाणी और जोशी में जो है तलवारें आपस में भीतर भीतर खिंच गई थी। तो ये उसी समय से है। और इस समय तो इतना ज्यादा कांग्रेसियों को इन्होंने ले लिया है और बाहरी लोगों को, कि इनका कैडर जो है नाराज होकर घर में बैठ गया, तो गुटबंदी नहीं होगी तो क्या होगा। क्योंकि वो आए हैं जो लोग, वो उसी हिसाब से आए हैं। ये हमारे साथ हैं, वो उनके साथ हैं, वो उनके साथ हैं। तो हम न हो पाए तो उनकी हम टांग खींचे, वो न हो पाए तो हम उनकी टांग खींचे। वो जो कैडर का समर्पण था वो समाप्त हो चुका है। जी। लेकिन ये तो सुसंस्कारी पार्टी है भाजपा। अल्टीमेटली 27 लगातार जीत ही रही है चुनाव, गुजरात में 27 साल से। केंद्र में दो बार से सरकार बना रही है। जी। अब संस्कार वगैरह क्या होगा सर, अब कह तो रहे हैं आपसे कि भाई हम लोग भी तो संस्कारी लोग हैं, लेकिन हम लोगों के समाज में कितना विद्रूपता आ गई है, आप ये बताइए हमको। जी। अब अच्छा सर, एजेंडा क्या होगा सर गुजरात चुनाव में? खास तौर से मैं गुजरात में फोकस कर रहा हूँ। जी। आम आदमी पार्टी वहां बहुत एक्टिव है, उसका देख रहे हैं बड़ा जोर शोर से प्रचार आ रहा है। क्या फर्क, देखिए, क्या कैसे इक्वेशन बनेगा? देखिए आम आदमी पार्टी शहरी पार्टी है। जी। और आम आदमी पार्टी में जब केजरीवाल साहब बनारस से चुनाव लड़ने गए थे तो वहां भी इसी तरह माहौल था, 1 लाख वोट ही पाए थे, उसके बाद दोबारा नहीं गए। लेकिन जी। वो गए थे वहां जो है क्या कहते हैं मोदी जी को जिताने की, ताकि जो है वो विपक्ष में भ्रम पैदा हो जाए कि ये लड़ रहे हैं या कांग्रेस के जो है अजय राव लड़ रहे हैं। जी। गुजरात में भी कमोबेश स्थिति यही है, तमाम लोग उसमें निकल के भाजपा में शामिल हो गए। हरियाणा में तो पूरी यूनिटी जो है आम आदमी पार्टी की शामिल हो गई। दूसरी जी। बात, वहां बताते हैं कि उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात के कुछ पॉकेट में इनका असर है, वो भी शहरी क्षेत्रों में असर है। ये हम्म। अपने को गांव में फोकस कर रहे हैं जहाँ गांव में इनका कुछ भी से नहीं है। अब ये चुनाव में देखने वाली बात होगी कि जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो कितना हम्म। सफल होता है। मैं जहां तक अपनी बात कह रहा हूं तो शहरी क्षेत्रों में, अब आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं ना कि आपके क्या कहते हैं
उत्तर प्रदेश में जब नगर निगम के चुनाव कई वर्षों पहले हुए थे, तो उसमें जो है एक छक्का या किन्नर जिसका है अमरनाथ नाम का व्यक्ति आपका जी जो है वो गोरखपुर का मेयर बन गया था। जी। क्यों? क्योंकि इन लोगों के जो है वादे, इन लोगों के झूठे जो है लफाजी, इससे जनता वहां त्रस्त आ गई, बोले कोई होगा कुछ करेगा नहीं तो अब की बात किन्नरवे को जिता दो। हम्म। तो उस हिसाब से जो है ये जो आपका आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन कुल मिला के आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल जो है काफी फेल हो चुका है। और वो जो है वो क्या कहते हैं, आप खाली बिजली के बल पर कितना चलेंगे आपसे बता। उसमें भी अब तमाम हम्म। संशोधन हो रहा है कि आप फार्म भरिए तो आप फलाना कीजिए। आपका जो पंजाब में इन्होंने घोषणा की थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। आप जो है यहाँ पर भी आए हैं तो इनके भी तमाम नेता आज इधर छोड़ के कल उधर छोड़ के भाजपा में कांग्रेस में सब शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कितनी निरर्थकता है शहरी पॉकेट में। अगर आम आदमी पार्टी कुछ भी करेगी तो भाजपा को ही नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जबकि वो आम आदमी पार्टी का उद्देश्य भाजपा को नुकसान पहुंचाना कम, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना अधिक, जी। ताकि प्रकारांतर से बीजेपी जीत जाए। क्योंकि ये बी टीम ही नहीं है, ये वैकल्पिक टीम है आपके संघ की, कि अगर जहां वो फेल हो जाएंगे, जैसे आप विद्यार्थी परिषद से आप देख रहे होंगे, आप सर प्राध्यापक हैं डिग्री का वहाँ के यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, कि विद्यार्थी परिषद की जगह वहां भाजू यूमो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ले लिया अच्छा। है। अब चुनाव भाज यूमो लड़ता है, विद्यार्थी परिषद जल्दी चुनाव नहीं लड़ती। तो क्यों बदलने की जरूरत पड़ी? जी। अभी भी युवक कांग्रेस ही है। अब ये इसमें भाजयुमो बन गया है, विद्यार्थी परिषद को हटा के जनसंघ को हटा के भारतीय जनता पार्टी बन गया है। जब जनसंघ हम्म। जो है क्या कहते हैं आपका था, तो जब दोबारा आपको पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी तो आपने ये नाम क्यों रखा, भारतीय जनता पार्टी क्यों नाम रखा, आपने जनसंघ ही नाम क्यों नहीं रखा? क्यों? क्योंकि आप हम्म। जानते थे कि जनसंघ जो है पिट चुका है। हम जब तक हम्म। गांधीवादी चोला नहीं पहनेंगे तब तक हम जो है क्या कहते हैं, आपने गांधीवादी चोला पहना और उसके बाद आप जो है कमंडल की राजनीति करने लगे, तो आपको लगा कि तो हम्म। कमंडल ज्यादा है, कब धर्मनिरपेक्षता आप में से गायब हो गई पता ही नहीं चला। ये स्थिति है सर। उसमें कई इस तरह का एनालिसिस आ रहा है कि कांग्रेस, बगैर कोई आंकड़ा तो है नहीं कि कौन किसका वोट खा रहा है, एक तो एजम्पशन ही है, अनुमान ही है कि कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को डैमेज कर रहा है, कुछ भाजपा को डैमेज कर, आम आदमी पार्टी के संदर्भ में कह रहा हूँ, लेकिन आप इसका एक कोई आंकड़ा बात तो है नहीं। आप एक बात अच्छी तरह से जान जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी मेरे हिसाब से प्लांटेड पार्टी है। जो अच्छा। पार्टी की बुनियाद 200 करोड़ रुपया फोर्ड फाउंडेशन से जो है इनके कबीर संस्थान को मिला था, ये जवाहरलाल के आंदोलन के पहले आप हम्म। आपके सिसोदिया और केजरीवाल की उसको 200 करोड़ रुपया फोर्ड फाउंडेशन से मिला था। हम्म। इसके ऊपर आरोप है कि ये जो है क्या कहते हैं मतलब पश्चिमी एजेंसियों की जो है मतलब पार्टी है आपसे बताओ। इसका कोई हम्म। राजनीतिक दर्शन क्लियर कट नहीं है। अपने को सेंट्रिस्ट बताते हैं, लेकिन कब सेंट्रिस्ट रहेंगे, कब ये धार्मिक उसमें कूद जाएंगे। आप हम्म। सेंट्रिस्ट पार्टी हैं तो आपको हनुमान जी का जो है वो आपके लक्ष्मी गणेश का जो है फोटो छापने की जो है नोट पर क्या जरूरत पड़ गई। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिस पर आप अलग से बहस कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से या जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी वहां तीसरे स्थान पर है। अच्छा, दूसरे स्थान पर कौन है? पहले दूसरे स्थान पर कांग्रेस और भाजपा। अच्छा, उन्हीं के बीच टक्कर है, लेकिन कांग्रेस मशीन कहीं मशीन मशीन एग्रेसिव चलेगी तो कैंपेन। मशीन चलेगी तो भाजपा, लोकतंत्र चलेगा तो कांग्रेस। तो लेकिन कांग्रेस कोई एग्रेसिव कैंपेन करते दिख नहीं रही, कोई उस नहीं, तरह इस से बार सोशल उन्होंने मीडिया। बदल दिया है ना, हर बार वो इनके वीसीएस सर्किल में फंस जाते थे, क्योंकि राहुल गांधी सूट बूट सरकार से लेके तमाम चीजों पर जो है वो फोकस करते थे, जिसको लेके वो ले उड़ते थे। अब की बार राहुल गांधी पहले से उन्होंने अपने को दूर कर लिया, सब स्ट्रेटेजिक है। रणनीतिक रूप से उन्होंने 3P का फार्मूला वहां के लिए भी दिया है। पुरानी पेंशन, आपका क्या कहते हैं समय पर प्रोन्नति, है ना, और परमानेंट हम्म। नौकरी, ये 3P दिया है। तो वो ऐसा नहीं कि उनके कोई कंपेन में कोई कमी है। और फिर इनका जो जिस तरह जो अंडर करेंट टाइप का जो है आपका जो चुनाव प्रचार है, इसका एक झलक 15-20 दिन पहले दिखाई पड़ी थी। जी। जब वहां एक जो है आपके एमएलए इनके थे पटेल, और वो गांव में जा रहे थे खटिया कंपेनिंग करने के लिए, खटिया टू खटिया कंपेनिंग। जब सब लोग बैठे रहते उसमें जाके आदमी बैठ जाता है, आपस में बात करता है, डायलॉग करता है। तो उनको जो है वहां के नव निर्वाचित सरपंच ने जो है वो क्या कहते हैं उनके ऊपर हमला कर दिया था, उनकी आंख में चोट वोट लगी थी, गाड़ी तोड़ दिया था। तो दस हम्म। पंद्रह मिनट में दसियों हजार जो है वो ग्रामीण जुट गए वहां, और उन्होंने जो है हम्म। सरपंच की गाड़ी उड़ी तोड़ दी, आग लगा दी, आपसे बता रहे।
उसी के बाद प्रधानमंत्री जी ने, सुना था ना आपने कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस बड़ा गोपनीय चुनाव प्रचार कर रही है। तो वो जो गोपनीय चुनाव प्रचार या बहुत खामोशी से चुनाव प्रचार कर रही है वो कांग्रेस की रणनीति है। बाद चुनाव घोषणा हो गई ना, अब देखिएगा कांग्रेस भी रैली करेगी वहां, तो कांग्रेस रैली करेगी तो चुनाव तो आज घोषित हुआ है ना, इसके पहले वो अपनी रणनीति पे चल रही थी और इनके उसमें नहीं फंस रही थी, इनके जाल में। ये क्या करते हैं ना कि घुमा फिरा हुए आपको जो है अपने जाल में फांसते हैं और अपनी पिच पर बैटिंग करने के लिए मजबूर करते हैं। फिर आप इनका जवाब आज देते हैं तो उस पर नया आ जाता है, जवाब पर जवाब आ जाता है, सवाल आ जाता है, फिर आपने जवाब दिया, फिर सवाल पर सवाल, पूरा नैरेटिव इनके पक्ष में चला जाता है। आपकी बार कांग्रेस इससे बच रही है। अच्छा जी, चलिए, आज चुनाव घोषणा हो चुकी है गुजरात चुनाव की, और आज ये पहला एपिसोड है चुनाव विशेष, और लगातार 1 महीने तक हम लोग गुजरात पे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वहां की घटनाओं पे भी नजर रहेगी। और जेपी सिंह साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बहुत ही गोपनीय तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, रिजल्ट चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू।